बैठो बैठो बैठो। चलो प्रयास करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु बन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अच्छा मजे से दरवाजा बंद कर दो। तो सब आ गए ना सर। देखो आप लोग अगर अभी अगर फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो तो आप एक्सपेक्ट भी मत करो कि आप आगे जाके फिजिक्स पढ़ लेंगे एक दो महीना के अंदर। और ये भी बिल्कुल दिमाग से निकाल लो कि रिपीट करेंगे तो हम फिजिक्स आराम से पढ़ ही लेंगे। अगर आपने फर्स्ट टाइम अगर आपने फिजिक्स नहीं पढ़े या फिर छोड़ दे रहे हो इसका मतलब आप कभी नहीं पकड़ सकते, बता रहा हूँ मैं, रिपीट करने के बाद भी। क्योंकि रिपीट में तो और खतरनाक चीजें होता है एक्चुअली। तो इसलिए थोड़ा और ऐसे नहीं। अभी देखो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारी चीजें हैं। पहले चीज तो आप लोग फिजिक्स पढ़ने के लिए कितना समय देते हो? सेल्फ स्टडी का कितना घंटा होता है आपका सेल्फ स्टडी? 5 घंटा होता है जगह इधर। और हॉस्टल पे जाके कितना क्या पढ़ते हो आप लोग? 1 घंटा पढ़ते हो मतलब पूरा जाके आने के बाद सब कुछ? सर तो बोले 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा। 8 घंटा नहीं सॉरी 6 घंटा हम पढ़ाएंगे, 6 घंटा बच्चा पढ़ेगा, 6 घंटा सोएगा और 6 घंटा टाइम पास। मतलब वही जो भी नहाना खाना। 6 घंटा सेल्फ स्टडी हो गया ना। तो 6 घंटा में आप क्या 2 घंटा फिजिक्स देते हो क्या? कितने बच्चे आप लोग 2 घंटा देते हो फिजिक्स का? हाथ उठाओ एक बार। फिजिक्स के लिए 2 घंटा देते हैं कम से कम। अच्छा कितने बच्चे 1 घंटा देते हैं? एक जो 1.5 घंटा देते हैं। और कितने बच्चे बोलते हैं कि फिजिक्स छोड़ देंगे अभी? अच्छा कितने बच्चे जब आप फिजिक्स जब हमारे एग्जाम में सॉल्व करते हो तो कम से कम 1 घंटा समय देते हो फिजिक्स सॉल्व करने के लिए? हाँ 1 घंटा ज्यादा जाना चाहिए, मैं वही बोलूँ। कितने बच्चे जो कि 1 घंटे से कम समय देते हो फिजिक्स के लिए? नहीं? कितने बच्चे 1 घंटा 20 मिनट का समय देते हो? हाँ मतलब सही है तो फिर। अच्छा कितने जो बच्चे हाथ नहीं उठाए उनका क्या है? जो किसी में हाथ नहीं उठाए। ठीक है। तो मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ चीजें कि अभी अभी अगर आप फिजिक्स नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आगे जाके भी आपको फिजिक्स छोड़ना ही पड़ेगा। और बिना फिजिक्स का व्हाइट कलर का शर्ट नहीं मिलता है। क्योंकि कोट, हाँ जो भी वही व्हाइट कलर का कोट नहीं मिलता है। वो पॉसिबल नहीं है। देखो चीजें अगर इतना आसान होता ना तो हर कोई कर लेते ना। तो जो चीजें इसमें डिफिकल्ट है उस चीज को एडॉप्ट करके आगे बढ़ना ही पड़ता है, कुछ ऑप्शन नहीं है। और मैं कल ही कुछ बच्चों को बोल रहा था, देखो जो मैकेनिक्स वाला पार्ट था वो ठीक है, उसमें इतना वेटेज भी नहीं होता है। अभी से जो सारी चीज चल रहा है ना इसका अच्छा वेटेज भी होता है और सिंपल भी है, इतना भी टफ नहीं। फॉर्मूला पुट करना आना चाहिए तो आप आसानी से कर सकते हो। मैकेनिक्स में क्या थोड़ा कॉन्सेप्ट लग रहा था और उसका कोई वेटेज नहीं है। हम जो 6 महीने जो पढ़े ना वो 20 मार्क का ही पढ़े बस। 20 या 30 मार्क का पढ़े मैक्सिमम। मैक्स में खींच खाच के 40 मार्क पड़े होंगे ऐसे। बाकी जो बच्चा 140 है ना
वो अभी है, बाकी 6 महीने पढ़ेंगे। तो इसीलिए अगर आपने वो मैकेनिक्स वाला पार्ट अगर स्किप भी किए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर ये वाला पार्ट को भी स्किप मत करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं मैं केमिस्ट्री और बायो कर लूंगा, देखो केमिस्ट्री बायो तो फिर भी लास्ट लास्ट, देखो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि केमिस्ट्री बायो छोड़ दो। वो पहले मैं बोलता था बच्चों को कि केमिस्ट्री बायो क्या ही पढ़ना है बैठ के, पर मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसके वो बेस है ना, वो बेस है। वो ऐसे बोलते हैं ना कि पिज्जा में एक बेस होता है ना, बेस होता है, पर टेस्ट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, बाकी माल मसाला डालना पड़ता है। तो ये टेस्ट बढ़ाने के लिए फिजिक्स को डालना, मतलब रैंक अच्छा आने के लिए। बिना बायोलॉजी का बेस नहीं बनता है। केमिस्ट्री थोड़ा बहुत वो क्या क्या डालते हैं उसका सब्जी भी डालने के, सॉस वॉस डालने के लिए ये हमारा फिजिक्स चाहिए होता है। तब जाके उसका टेस्ट बढ़ता है, देन यू कैन स्कोर ए नाइस मार्क। तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ 100 मार्क्स तो कम से कम आना चाहिए सारी चीजों में। 100 मार्क्स तो कम आना ही नहीं चाहिए। तो उसके लिए आपको जो करना है करो, जैसे करना है करो। एक चीज ये है कि जैसे कि आप अपने दोस्तों से बात करो। मैं अवेलेबल नहीं रहता हूँ, मुझे भी पता है, क्योंकि मेरे पास समय भी नहीं है अवेलेबल रहने के लिए। तो आप लोग जैसे कि क्या बोलते हैं, आपके स्पॉन्सर्ड वीडियोज भी होंगे, या फिर यूट्यूब पे स्पॉन्सर्ड वीडियो देख लो, या फिर क्वेश्चन सॉल्विंग वगैरह बहुत सारे होंगे पीडब्ल्यू वगैरह में, वो सब कुछ भी करो। अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि कैसे कैसे करें आपको मार्क्स आना चाहिए। अपने दोस्तों से बात करो, जैसे कि आपका ब्रेक के टाइम 4 से 5, आप सब कुछ वो टाइम गया कि यूट्यूब आ गया, यूट्यूब आ गया, यूट्यूब आ गया, इससे जितना खुशी होता है ना, उस खुश ऐसे खुशी होना चाहिए अभी ब्रेक चल रहा है, आप उसमें बात कर सकते हैं, वो खुशी आना चाहिए। बात मतलब वही कि मेरा ये डाउट था सर, तो कोई नहीं, मैं दोस्त को आपस में पूछ लेता हूँ। नहीं तो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि अभी आपको टेंशन आएंगे क्यों, जीटी आ रहे, है ना, टेंशन तो बहुत ऑब्वियस वाला बात आना चाहिए। तो मैं आपको बोल रहा हूँ डू नॉट नेग्लेक्ट योर, जो अभी जो पढ़ाई जो चल रहा है ना करंट स्टडीज, उसके ऊपर बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत कीजिए। तो जीटी का प्रिपरेशन क्या करेंगे, देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जो मैं आपको फुल लेंथ पेपर भेज रहा हूँ, जैसे कि लास्ट टाइम की तो 16 क्वेश्चन है ना, उस 16 क्वेश्चन से जो सवाल आपको बन गया, बढ़िया, तुक्का मार का नहीं, जो सवाल खुद से आपका बना अच्छा है, उसका मैं सॉल्यूशन ढूंढता हूँ, थोड़ा मुझे भी टाइम नहीं हो रहा है एक्चुअली, तो मैं भेजता हूँ। जो सवाल आपसे नहीं बने, उस सवाल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लो। जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल एक सवाल आया है जिसमें कि स्टेबल इक्विलिब्रियम करे बताया है, तो आपको बना नहीं, वो तो इक्वेशन दिया था उसका डिफरेंस वर्क करना था, तो आपको समझ में आया कि मुझे इक्विलिब्रियम वाला पार्ट नहीं आता है। तो क्या करो, वो पर्टिकुलर चीज जो आपका वार परंट चैप्टर जो पढ़ाया गया है, सिर्फ वही वार परंट में पूरा चैप्टर पढ़ना कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उतने ही पार्ट को रिवाइज करो। मैं बोल रहा हूँ ना बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है। वैसे ये जो मेथड है दैट वी एडप्ट एट द एंड ऑफ, जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना सीडब्ल्यू का या फिर फुल लेंथ पेपर का, तब उस टाइम पे मेथड को एडप्ट किया जाता है। क्योंकि अगर मैं हम आपको बोलेंगे ना कि वार पर जो रिवाइज करो, तो क्या, वही तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी एक्स, ये तो उसका इंटीग्रेशन करना है, ये तो ऐसे आता है। हाँ ठीक है, पता है काइनेटिक एनर्जी वार पर एनर्जी, ऐसा लगता है क्या ही करना है बैठ के। पर जब हमारे पास सवाल नहीं बना, उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को करने के टाइम में लगता है हाँ, या फिर उसके रिलेटेड एनसीईआरटी किताब पढ़ लो कि ये वाला एनसीईआरटी में कहाँ थोड़ा पढ़ लेता हूँ एक बार। तो ऐसे करने करने से क्या हो ना, थोड़ा सा वार्पण जी का छोटा वाला पार्ट, काइनेमेटिक्स का छोटा वाला पार्ट, या फिर ये रोटेशन का छोटा वाला पार्ट, इसका छोटा वाला पार्ट, तो उससे क्या होता है ना, उससे हमारे जो चैप्टर पर्टिकुलर जो पढ़ रहे हैं जो टॉपिक, वो पढ़ने का हमारे पास पर्पज है कि भाई मुझे सवाल नहीं बना, इसको पढ़ने के बाद मुझे सवाल बनना चाहिए। सर ने क्या क्या सवाल करवाए थे क्लासरूम के अंदर, तो वो सारे के सारे करने के बाद ना अब लगता है हाँ, इसके ऊपर अगर ऐसे सवाल आएगा अब तो नहीं छोड़ूंगा मैं। क्यों, क्योंकि ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कितना जरूरत नहीं पड़ता है हमें, पर फिर भी हमें पढ़ाया जाता है क्योंकि पता नहीं कभी कैसे पूछ लिया तो। परंतु हम पर्टिकुलर एक चैप्टर्स के अंदर जब हम क्वेश्चंस को देख के वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब ये क्वेश्चन मुझे नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट को पढ़ता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद इस कॉन्सेप्ट के ऊपर नेक्स्ट फुल लेंथ में जितना भी सवाल आएंगे सवाल बनना चाहिए। आप मुझे बिलीव नहीं करोगे, मैंने यही चीज वो रिपीटर्स के बच्चों को बोला था। तो जब उनका पहली बार फुल, अभी उनका चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी तो 20 ही चैप्टर खत्म हुआ है और 10-15 चैप्टर बचे हुए हैं, वो 2 महीने में हो जाएंगे, मैकेनिक्स से बचे हुए सिर्फ, बाकी चैप्टर खत्म हो गए। तो सिर्फ यही चीज करने की वजह से
तो पहले चीज तो हाँ, एक चीज है, मैं उनके साथ थोड़ा सा बैठ के थोड़ा सा ये कर रहा था, जैसे मान लो उसको मान लो वही इक्विलिब्रियम वाला पार्ट याद नहीं है मान चलो, तो मैं उनको बिठाया, बैठो सब, तो सब बैठे। तो मैंने उनको बोला, यार तेरे को स्टेबल इक्विलिब्रियम था, अनस्टेबल रोट ये इक्विलिब्रियम था, स्टेबल में क्या होता है, इसमें ये होता है, सवाल अगर ऐसा होगा तो क्या करना है, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो उनको हाँ 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 सर कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ याद नहीं है। तो सिर्फ रिवाइज हो जाता है एक्चुअली। बट वो अभी मैं नहीं कर सकता आपके साथ, वो जब आप सेकेंड टाइम जब आप रिवीजन वगैरह करेंगे, जब आप लोग फुल लेंथ पेपर दोगे, तो मैं सब कुछ उस टाइम में ही डिस्कस करूंगा आपके साथ, क्योंकि मुझे पता है कि और क्या क्या सवाल आते रहते हैं बैठ के ऐसे। तो वो तब करेंगे, पर फिलहाल के लिए आप अपना दोस्तों से बैठ के एनालिसिस कर सकते हो कि भाई तेरे को क्या क्या याद आ रहा है, बता इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। तो आपको खुद ही रिवाइज करना पड़ेगा वो वाला पार्ट, बिकॉज हमारे पास इतना समय नहीं फिलहाल के लिए। वो बच्चे जो बच्चों ने लास्ट टाइम 50 मार्क्स लेके आया था फुल लेंथ पे, अब उसने 99 मार्क्स लेके आया। पूरा चैप्टर कवर नहीं हुआ है फिर भी उसमें, बस मतलब उसने वही बताया, बस वो बच्चे लोग वो बता रहे थे, बोले सर मतलब क्या हो रहा है ना कि हम जब वो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अगले वाले एग्जाम में थोड़ा सा अलग सवाल आता है, पर वही कॉन्सेप्ट लगता है। तो उसके सर हमें अभी वो कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, तो वो कर लिए। बाकी जो सवाल नहीं बना वो तो ठीक है, वो तो रखे हमने बाद में। तो अगला एग्जाम में क्या हुआ ना, जब अभी ये सेकंड टाइम वो एग्जाम दिए, तो आज मैं जाके एनालिसिस करने वाला हूँ उनके साथ बैठ के, मतलब 4 से लेके 6 तक। मैं डाउट्स के लिए नहीं आ रहा हूँ, तो अब डाउट्स है तो विकास सर रहेंगे, अमर समय सर रहेंगे, उनको पूछ लो, या फिर मुझे कल पूछ लो, या फिर ये ब्रेक के टाइम पे पूछ लिया करो, क्योंकि वो सर कभी भी कुछ भी क्लास लगाते हैं रात सर। कभी बोलते 8 से 9, कभी बोलते 2:30 to 4, तो कभी कुछ भी बोल देते हो। तो पता नहीं, कल भी शायद मोस्टली ऐसे ही होने वाला है, सर से बात करके बताता हूँ आपको। हाँ तो वो सारे डाउट्स वगैरह, हाँ तो अभी जो नया जो कॉन्सेप्ट जो लोग वो सीखेंगे इस बार, वो उनको अगले संडे को हेल्प करेगा। कि इसमें जो जो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी होंगे ना, नया कॉन्सेप्ट आए होंगे अभी, उससे फायदा क्या है ना, पूरा चैप्टर्स नहीं पढ़ना है हमें। हर एक चैप्टर से थोड़ा सा इधर थोड़ा मुंह उठा के मार लिए, इधर थोड़ा मार लिए, इधर थोड़ा मार लिए। उससे कहते हैं मजा भी आता है कि भाई हाँ ये वाला पढ़ लिया पूरा। पूरा वार पढ़ने नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना वाला पार्ट पढ़ना है। सिर्फ वारकरी थ्योरम पढ़ना है, वारकरी थ्योरम में ये सारे क्वेश्चन होता है। ग्रेविटेशन आ गया, फ्रिक्शन आ गया, नॉर्मल का जीरो होता है, सर्कुलर मोशन में सेंट्रिपेटल फोर्स लगता है, वगैरह वगैरह वगैरह। इससे तो टेस्ट होता है। दैट इज द वे फॉर प्रिपेयरिंग फॉर योर ग्रैंड टेस्ट। ग्रैंड टेस्ट के लिए प्रिपरेशन टॉपिक पढ़ के नहीं करते हैं, फॉर्मूला वाला से देख लेते हैं एक बार फॉर्मूला वगैरह। पर सबसे इफेक्टिव वे ये होता है कि एक सवाल देखो, जो सवाल आपको नहीं बन रहे हैं, उस सवाल का कॉरेस्पॉन्डिंग आप कुछ ट्राई कीजिए कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं बन रहा है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लेता हूँ। तो आपको पास जो भी फुल लेंथ पेपर अभी एक दो आए हैं, कितना, 2 आए होंगे ना फुल लेंथ पेपर? 3 आया है फुल लेंथ पेपर। हाँ तो उतना ही सिर्फ कॉन्सेप्ट देख लो, पहले गोल मार लो कि ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व हो सकता है मुझे इस फुल लेंथ पेपर में, और सिर्फ उतना ही कर लो। मैं आपको बिलीव कर, और अभी और 3 4 तो आ ही जाएंगे आराम से। आज कौन सी डेट है? 6th है, तो आपका एग्जाम 31st को है। हाँ तो 3 तो आराम से आएंगे, 3 4 तो 4 आराम से आ जाएंगे। तो 4 फुल लेंथ पेपर आएंगे, उतना ही सॉल्व करो, जीटी का प्रिपरेशन हो गया बस। बाकी और कुछ नहीं। एंड फोकस ऑन योर करंट टॉपिक्स। बाकी मैं देखता हूँ 20 तारीख के बाद मैं भी खुद रिवाइज कर लूंगा, क्योंकि थर्मल मोस्टली खत्म हो जाएगा 20 तारीख तक। तो थर्मल फिजिक्स, हाँ तो सबको थर्मल फिजिक्स पूरा खत्म हो जाएगा। तो हमारे जनवरी, ये कौन सा, जनवरी 31 तो खत्म हो जाएगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 7 महीना बचे ना। और 7 महीना में भी उसके बाद हम एसएचएम वेव स्टार्ट करेंगे। एसएचएम वेव से 1 महीना जाएगा, फरवरी आएगा। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम इलेस्टेटिक्स, मतलब 11 खत्म हो गया पूरा आपका। उसके बाद इलेस्टेटिक्स मैंडेज खत्म करेंगे, उसके लिए 2 3 महीने लगेंगे ऐसे। और बच्चा कितना, और बच्चा 3 महीना बचा। 1 महीना मॉडर्न फिजिक्स, 1 महीना ऑप्टिक्स, और 1 महीना जो आपका ये सब कुछ बचा, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह। थोड़ा बहुत अगस्त सितंबर तो जाएगा, मोस्टली सितंबर 50 तो जाएगा, पर ठीक है। देन वी हैव सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने आपके पास होगा। तो देखते हैं CW एक दो बार लेके खत्म करेंगे। पर मैं बोल रहा हूँ आपको फिलहाल के लिए एक बेसिक लेवल का सॉल्व करते चलो। शॉर्ट नोट सबका बन रहा है? शॉर्ट नोट सबका बना है, चलो फॉर्मूला शीट वगैरह सब कुछ, वो सब कुछ अपडेट होना चाहिए। और मैं बोल रहा हूँ, अगर आप अभी फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो, तो आप कभी नहीं पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई बोल रहा है कि अभी फिजिक्स छोड़ दो, 2 चैप्टर का अच्छे से करो, मैं बोल रहा हूँ ये गलत अप्रोच है। आपको कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, कम से कम आपको 100 के पास तो जाना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 120 150 लेके आओ, जरूरत भी नहीं उतना। अगर आपको 50 आ रहे हैं तो कोशिश करो 80 लाने के लिए। अगर आपको 80 आ रहे हैं तो कोशिश करो 100 लाने के लिए। अगर आपको 100 आ रहे हैं तो कोशिश करो 120 लाने के लिए। 20 का मुझे टारगेट बढ़ाते चलो।
और जब आपसे 120 150 तक आ जाएगा, 120 भी टारगेट रखो, उतना बहुत है। क्योंकि क्या हो ना, जितना 20 मार्क्स 10 मार्क्स आगे बढ़ते चलोगे ना, उतना लेवल हाई हो जाता है। देखिए हमने ट्रैकिंग के लिए जा रहा था ना, जैसे ऊपर जाए तो ऊपर रुका है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं नालायक को। जब हम ट्रैकिंग है तो इनिशियल तो बहुत आसान होता है। जब पूरा पिक में पहुंच रहे तो पूरा पूरा ऐसे स्टीप होता है ना, स्टीप होता है। तो ये सक्सेस का पहाड़ में ना एग्जैक्टली वही है एक्चुअली। आपको ऐसे मतलब 10 मार्क्स लेना आसान है, 20 30 ठीक है, जो 50 60 70 80 90 100 ठीक है। उसके बाद 110 120 130 140, ऐसे वो स्टीप होता है ना, उसको चढ़ने के लिए बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली। वो एक एक 10 10 मार्क्स ना बहुत खतरनाक खतरनाक होता है पूरा पूरा। तो इसलिए 100 लाना बहुत ही आसान है, इतने भी ज्यादा हाई फाई नहीं होता है। परंतु उसके बाद के जो लाना ना वो खतरनाक खतरनाक होता है सब कुछ, मतलब सब छोड़ना पड़ेगा। यू शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तब जाके हो सकता है। तो इसलिए हमें ज्यादा भी नहीं चाहिए, पर एक बेसिक देखो, आपका टारगेट होना चाहिए मुझे 600 तक पहुंचना है कैसे कैसे करके। ठीक है, कुछ भी हो जाए। 600 लाने के लिए आपको बायोलॉजी में 330 340 लाना पड़ेगा। केमिस्ट्री लाना पड़ेगा 120 130 150 भी आते हैं केमिस्ट्री में एक्चुअली, है ना। मिला कितना हो, 130 मान लो, 330 प्लस 130 कितना हो गया, 460। नहीं होगा। केमिस्ट्री में और बढ़ाना पड़ेगा, 150 तो लाने पड़ेगा केमिस्ट्री में। तभी कितना, बायो में नहीं बढ़ेगा, और 330 तो लेके आए, और कितना बढ़ाओगे 340, मतलब। तो फिजिक्स में भी 120, मैं बोलता रहा हूँ तब जाके 600 आएंगे, तो 600 आ ही नहीं सकते बता रहा हूँ आपको। तो यू कैन नॉट लीव फिजिक्स। अगर आप फिजिक्स छोड़ो तो डॉक्टर का सपने छोड़ दो। तो चीजें इतना आसान नहीं होता है सारी चीजें। हाँ, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई गलत नहीं है उसमें, थोड़ा ऊपर नीचे होते रहते हैं हमेशा। बायोलॉजी में पर इसे तो कवर करना चाहिए, पर फिजिक्स को बाद में नहीं कवर कर सकते अगर आपने अभी नहीं किए तो। बायो देखो, मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि बायो केमिस्ट्री छोड़ दो, वो पढ़ना जरूरी है, मैं वो भी समझता हूँ। बट यू कैन नेवर नेग्लेक्ट फिजिक्स। फिजिक्स के लिए भी आपको 2 घंटा देना ही पड़ेगा। यू हैव टू गिव इक्वल वेटेज। हाँ ये बात सही है, फिजिक्स में 2 घंटा देंगे तो मार्क्स कम आएंगे, वही 2 घंटा बायोलॉजी में देंगे तो ज्यादा मार्क्स आएंगे। केमिस्ट्री में 2 घंटा, पर अभी आपको, अभी ये मैराथन, अभी तो ना स्प्रिंट चल रहा है कि भगाओ भगाओ, खत्म करो खत्म करो। अभी फिलहाल के लिए आपका ये क्या चल रहा है, मतलब लॉन्ग लॉन्ग रन चल रहे हैं फिलहाल के लिए आपको। थोड़ा सा हर एक को आपको इक्वल टाइम देके जाना पड़ेगा, तब जाके होगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे समझ दीजिए, ठीक है ना। कुछ डाउट्स है आपको, जो जो क्वेश्चन दिया था मैंने। यार ना, मैं कभी कभी डाउट्स लेने के लिए भूल जाता हूँ, तो मुझे थोड़ा याद करवा दो कभी कभी। पेन दो एक। मुझे लगा मेरी तबीयत खराब होगा नहीं, पर तबीयत खराब हो ही गया। हाँ, और एक चीज, अगर आपको सीपी सिंह बहुत ज्यादा टफ लग रहा है तो आप एररलेस वगैरह भी कर सकते हैं ना, तो एररलेस से बहुत सारी चीज और भी है। आप देखोगे ना, तो हम सिर्फ यही दोनों चैप्टर छोड़े हैं, एक तो ग्रेविटेशन छोड़ेंगे और एक फ्लूइड मैकेनिक्स छोड़ेंगे। बाकी सारा हम कवर कर लेंगे ना, बाकी सारा ये सब चीज कवर, ये सब कुछ हो गया। बाकी आपका सिर्फ यही दोनों पार्ट ये बचे, ये कौन सा ऑसिलेशन कहाँ गया, हाँ, एसएचएम, वेव मोशन, साउंड वेव, है ना, ये 3 चैप्टर खत्म करेंगे। वो हो जाएगा 1 महीना में, उसका कुछ बहुत बड़ी बात नहीं, छोटे ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। तो वो होने के बाद बस ये तो आपका, बाकी ये दोनों चीज बचेंगे आपका, एक तो बचेगा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स जो कि हम सबसे लास्ट में देखेंगे। दूसरा ये ग्रेविटेशन देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने के बाद, क्योंकि सिमिलर है एक्चुअली। वैसे तो हीट ट्रांसफर भी नहीं पढ़ाना चाहिए था, ये हीट ट्रांसफर जो नहीं पढ़ाते तो भी चलता, क्योंकि वो हम करंट के बाद पढ़ते ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि उसमें वो सब कुछ उसी का ही रिलेटेड होता है एक्चुअली। पर ठीक है, चला तो मैं सोचा कि खत्म करता हूँ, बस काहे का मजबूरन करने का। पर ग्रेविटेशन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद ही पढ़ेंगे। खैर छोड़िए, क्या चल रहा था, कैटीज ना, हाँ। और एक चीज है, आप जो शॉर्ट नोट्स में ना आप अपने किताब से कुछ सीखे, सवाल करते करते कुछ सीखे, तो वो सब कुछ भी लिखते चलिए आपने। बहुत सारी चीज़ आप खुद सीखते हैं ना ऐसे एक्सपीरियंस से, वो सब कुछ भी लिखते चलिए। थोड़ा तो मेहनत तो है, वो बात मैं भी मानता हूँ, वो तो हर जगह पे है ही ना, कुछ कर ही नहीं सकते ना, इसमें लिख नहीं सकते ना, पर ठीक है चलो इसमें कर लेते हैं। पूछो पूछो, कौन सा डाउट है, आप पूछो। 1 मिनट 1 मिनट। मुझे गर्मी तो लग रहा है, पर सर्दी भी है।
अपने आँख पूरा बुढ़ापा आ गया एक्चुअली। ठीक है, फिर भी रेजिस्टेंस है बॉडी के अंदर। सेवन था। हाँ देखो देखो। हाँ ये सवाल भी अच्छा, मैं एक्चुअली नीट पे जेई में करवाया एक्चुअली, ठीक है। नहीं आता है जेई में, आते हैं एक्चुअली सब, पर क्या ही कर सकते हैं, इसलिए मैं कुछ कुछ मुझे स्किप करना पड़ता है, मतलब बताने के लिए बता दूंगा, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। देखो देखो, प्रेशर ऑफ गैस कंटेंट इन क्लोज वेसल इंक्रीज बाय 0.4% व्हेन इट 1 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब इनिशियल टेम्परेचर पूछा है, मुझे बताओ पीवी इक्वल टू कितना बनेगा, एनआरटी बनेगा। तो सोच के देखो, अगर नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, सेम आएगा, आर भी सेम आएगा, वॉल्यूम भी सेम आएगा, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, राइट। अब P डायरेक्टली T से प्रोपोर्शनल, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, डेल्टा P अपन P इक्वल टू क्या पुट करेंगे, डेल्टा T अपन T पुट करेंगे। एक्चुअली 2025 में आया था मुझे लग रहा है ये वाला सवाल, और जेई मेन में आया था एक्चुअली, एग्जैक्टली यही सवाल आया था, देखना है पर जेई मेन का पीओ क्विज में, मुझे तो यही लग रहा है। हाँ 25 में आया था ये सवाल, एग्जैक्टली 0.4 दिया था मुझे लग रहा है। एक बार देखो दिशा टू 25 में देखो एक बार, मतलब सोचो उसने उधर से को, हाँ जेई मेन नीट पे नहीं, जेई मेन में आया था, नीट का देखा ही नहीं। दिशा का है ना, दिशा का 25। अरे नीट नहीं बोल रहा हूँ, जेई जेई का बोल रहा हूँ। हाँ पहले पहला है, दूसरा सवाल ऐसे कुछ तो होंगे। हाँ मैं देखा था एक बार, एग्जैक्टली है ना, 0.4 दिया था ना। सोचो सीपीसी बाद में आया, जेई मैंने अभी रिसेंट हुआ, एग्जैक्ट सवाल है, मैं इसलिए तो बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड बुक है एक्चुअली, आप इसको सॉल्व कर लो, बाकी जिंदगी और कुछ चाहिए नहीं अपने को। एग्जैक्ट ना। हाँ देखिए देखिए, तो इसमें डेल्टा पी अपॉन पी, अच्छा इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, परसेंटेज बन जाएगा ना। ये क्या आ रहा है, ये आपका कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.4%, तो ये 0.4 आ जाएगा ना, 0.4। चेंज इन टेम्परेचर कितना बनेगा, चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में केल्विन में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कितना आएगा, ये आएगा 1। टेम्परेचर कितना बनेगा, टेम्परेचर बनेगा, अच्छा ये टेम्परेचर किस में, केल्विन में आएगा डिग्री सेल्सियस में आएगा, केल्विन में, इसमें डेल्टा टी नहीं है, ये नॉर्मल टेम्परेचर है। टी इंटू कितना बनेगा, इंटू बनेगा 100, तो क्या टी को इधर उचका लेंगे, तो टी इक्वल टू कितना बनेगा, 100 अपन 0.4, 0.4 क्या लिखेंगे, 4/10 लिख लेंगे, राइट। 4 से कैंसिल करो, कितना आएगा 25, 25 दो से कितना आएगा, 225, 250 केल्विन में आएंगे बच्चे। मैं नॉर्मली यही बोलता हूँ, बच्चे गलती करेंगे डिग्री सेल्सियस, उनको दिखा ऊपर डिग्री सेल्सियस है, ये गलती करते हैं ना, ये गलती करते हैं, जबकि ये नहीं होता है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होना चाहिए, तो 250 केल्विन है। समझ गए ना इसका, ऐसा तो। और कौन सा। अच्छा मुझे बताओ, अगर मान लो प्रेशर को ऐसे दिया 1% दिया हो, तो क्या करते हैं हम लोग, आपका सी डब्ल्यू में आता है ऐसे 1%, मतलब ये प्रेशर इज इंक्रीज 1%, तो क्या आता, डेल्टा टी, सॉरी हाँ, तो ये कितना, इधर आपका 1 आता आपका, ये क्या करते हैं, इधर कितना था, 1 आता, 1/, मतलब ये 1% आता, तो ऐसे 100 आता है ना, कुछ तो देखना 100 आता है एक्चुअली, 100 केल्विन आता है दिखेंगे आपको सवाल, मतलब बस ये इसी पर सवाल आता है हो सके नीट पे आ जाए अगले साल, उसमें क्या ही है बताओ। आ सकता है। नेक्स्ट 30 ना। ए वेसल ए हैज वॉल्यूम वी एंड वेसल बी हैज वॉल्यूम 2v, तो निकालते हैं ना, दो वेसल से आपके पास वी है और एक कौन सा 2v है, ये v है और ये 2v है, बोथ कंटेन सम वाटर व्हिच इज ए कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है सही। अच्छा दोनों का वॉल्यूम कांस्टेंट है क्या, द प्रेशर इन द स्पेस, तो इसका मतलब ऐसा, इन द स्पेस अबव द वाटर, एटमोस्फेयर प्रेशर आएगा, पीए पीवी दोनों बराबर आएंगे, मतलब एटमोस्फेयर प्रेशर आएगा ना आपके पास, नॉर्मल प्रेशर, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, गैस तो ना ज्यादा है आपके पास, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ मैटर नहीं करता उससे कुछ, मतलब नॉर्मल अपने पानी रखे और क्या, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, वो तो पानी जितना सेम आएगा। नेक्स्ट, फिर से मैसेज आया क्या, मना किया तो मैसेज डालने के लिए, कौन मैसेज भेजा रहे। रुको मैसेज करता हूँ अभी। 27 का नहीं है ना, आप लोग 27 में दे रहे हो, क्या ही फर्क पड़ता।
है ना? देखा, देखा, देखा। इसलिए हम पढ़ाए थे आपको 27 में कुछ भी हो सकता है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग भी आ जाएगा, था नहीं पर पढ़ाना पड़ा ना। वो देखा होगा सर ने पढ़ाया तो मेहनत कर, थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा। हाँ दिव्यराज। हाँ है। हाँ हाँ। ठीक है। हरे कृष्णा, प्लीज डू नॉट सेंड एनी कंपल्सरी मैसेज ड्यूरिंग क्लास आवर्स, इट ऑलवेज डिस्टर्ब द क्लास, चलेगा ना? अरे उस टाइम बंद करना पड़ेगा कुछ तो, नहीं तो मैं भी एक काम करता हूँ, जब सर का क्लास होगा ना, 12 मैसेज करता हूँ बैठ के। नहीं क्लास तो नहीं था, मैं जहां पर भी क्लास, अभी तो नहीं होगा, नहीं, अगले साल करेगा। खैर। कौन सा? हाँ। कौन सा 17 है? Two balloons are filled with one with pure helium gas and the other by air, respectively. If the pressure and temperature of these balloons are same, the number of molecules per unit volume. हाँ सुनो सुनो, इसमें क्या है ना, ये जो पीवी इक्वल एनआरटी आता है ना, पीवी इक्वल एनआरटी, इसमें क्या पूछा ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसो कैसे लिखते हैं ना, देखो पीवी तो रखेंगे, ये एन को क्या लिखेंगे, एन को लिखेंगे एन अपॉन एन ए। मैं बोल रहा था ना वो कल के इसके बारे में। तो ये अभी एन ए आर ये सारे तो कांस्टेंट आएंगे ना आपके पास। प्रेशर और टेम्परेचर दोनों सेम है, तो प्रेशर भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, आर भी सेम है, एन ए भी सेम है। तो क्या पूछा है, एन अपॉन वी। सोचो देखो, एन अपॉन वी क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो सेम ही आएंगे। आप कंपेयर कर दो ना, कंपेयर कर देखो, सबको तो कैंसिल हो रहे हैं, पी सेम है, टी सेम है। अरे ये सब चीजें मॉल, ये सब कुछ आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़े क्या? तो ये सवाल, ये पूछना नहीं चाहिए सवाल, सारे चीज मुझे पढ़ाने में नहीं चाहिए था। नेक्स्ट। खत्म हो गया ना? मैंने ये 18 वाला नहीं बोला था क्या? हाँ ठीक, कर लेना आपने, गुड। क्यों नहीं किए? किए ना, हाँ कुछ है ही नहीं ग्राफ में, किस क्या है देखो, अभी कर लेते हैं। टू डिफरेंट मास एम एंड थ्री आइडियल, आइडियल गैस कांस्टेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर है। ऑप्शन टी सबका पी टी सब सेम है। ठीक है, रेशियो ऑफ स्लोप, स्लोप निकालना है, स्लोप मतलब कितना, पी अपॉन टी आएगा। निकालते पी अपॉन टी। पी अपॉन टी का वैल्यू कितना होता है, पी वी इक्वल एन आर टी। तो एन आर अपॉन कितना बनेगा, वी आएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, किसका रेशियो में रहेंगे, एन का रेशियो में रहेंगे। एन क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास अपन आएगा, मॉलिक्यूलर मास आएगा। अब देखो, गैस तो सेम है तो मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास तो क्या सेम आएगा। तो मासेस के रेशियो में आएगा, और 3m अपॉन 3:1 आ जाएगा, टक। क्या ही इसमें बताओ, बस कंपैरिजन है ना, कंपेयर पीवी को ना, ऐसा कंपैरिजन, चलो ठीक है। आगे लिखो, अच्छा। एक सवाल ना, अच्छा सवाल, पता है कैसे सवाल आता है, ऐसे सवाल आते, देखो बता रहा हूँ। वैसे जेई में आते हैं एक्चुअली, फिर भी आप लिख लो नीट 27 में आएगा बोल के, क्यों क्या भरोसा है। अच्छा सवाल है, मतलब क्या बोलते हैं ना ऐसे, कई बार ऐसे ऐसे बोलते हैं कि मान चलो आपके पास ये कंटेनर है ना, ये कंटेनर है, इसका प्रेशर है पी, इसका वॉल्यूम है 2v, और इसका टेम्परेचर मान लो, कुछ बोलो 2t मान लेते हैं, है ना 2t। और एक है, बताओ बताओ कुछ तो प्रेशर बताओ, कुछ प्रेशर बताओ। 2p, वॉल्यूम कितना v, बोलो टेम्परेचर कुछ तो, 4t, चलो ठीक है 4t। इन दोनों को क्या किया ना, इन दोनों को हमने एक थिन पाइप से ऐसे कनेक्ट किए, कनेक्टेड, कनेक्टेड बाय ए थिन ट्यूब, ठीक है ना। और कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ ना, कनेक्ट करने के बाद इसका जो टेम्परेचर हो गया, बोलो क्या हुआ इसका टेम्परेचर, कुछ तो बोलो। पहले टेम्परेचर कितना था इसका, पहले टेम्परेचर इसका 2t था, तो ये 2t का कितना रहा, 2t का 2t ही रहा। और ये जो 4t था ना, ये 4t कितना हो गया पता है, इसका टेम्परेचर इसका 5t हो गया, मान चलो। कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। सवाल पूछता है कि फाइंड, अच्छा, कंडीशन क्या होता है ना, इसको कनेक्ट करने पर दोनों में प्रेशर सेम होते हैं, पर जैसे दोनों कनेक्ट करोगे ना, तो फाइनल प्रेशर इसमें पी फाइनल आएगा, इसमें पी फाइनल आएगा, दोनों का प्रेशर सेम आएगा, क्यों? जैसे ही इनके अंदर प्रेशर का डिफरेंस होगा, तो फ्लो होना स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूल्स। तो जैसे हम थिन ट्यूब को कनेक्ट करते हैं तो क्या सेम होता है, प्रेशर हमेशा सेम होता है। टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है क्या, हो सकता है, अरे हो सकता है टेम्परेचर अलग अलग, देखो इसका कितना हो गया 2t हो गया, इसका टेम्परेचर कितना हो गया 5t हो गया। दोनों का टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है, दोनों का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। क्यों? अगर प्रेशर अलग हुआ तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में हीट या फिर जो भी आपका फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो फाइंड फाइनल प्रेशर, फाइंड फाइनल प्रेशर
इन ट्यूब। तो इस सवाल को कैसे करते हैं? इस सवाल को करते हैं कि कंडीशन क्या होता है ना, कि नंबर ऑफ मोल्स हमेशा सेम रहेंगे ना। नंबर ऑफ मोल्स, आंसर में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स विल रिमेन सेम, विल रिमेन सेम। कौन सा? बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर इक्वल टू आफ्टर। तो बिफोर में कितना बनेगा? n1 प्लस एन टू, इक्वल टू आफ्टर में कितना आएगा? n1 डैश प्लस बनेगा n2 डैश, है ना? ऐसे बन जाएगा। भाई नंबर ऑफ मोल्स ना चेंज कहीं पर जाएगा, टोटल तो सेम ही रहेंगे। n1 का वैल्यू कितना पुट करेंगे? p1 v1 अपन आएगा r इंटू टी वन प्लस p2 v2 अपन कितना बनेगा? r इंटू टी टू, इक्वल टू n1 डैश की जगह में क्या पुट करेंगे? ये pp रहेगा। अपन v1 तो v1 रहेगा, वॉल्यूम तो ना चेंज हुआ। अपन कितना बनेगा? r इंटू बनेगा टी टू प्लस पी इंटू वी टू, तो वी टू रहेगा उसमें कुछ, मतलब वी टू तो वी टू रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। क्या कर रहा हूं मैं? आर इंटू टी वन डैश प्लस कितना बनेगा? आर इंटू टी टू डैश। घटक द फॉर्मूला, घटक द आंसर। पी वन कितना है? पी, पी इंटू कितना बनेगा? टू वी अपॉन आर। चलो आर समय कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट है। टी वन की जगह में कितना पुट करेंगे? टू टी पुट करेंगे प्लस पी टू, पी टू में कितना पुट करेंगे? टू पी इंटू वी टू में कितना पुट करेंगे? वी अपॉन कितना आ जाएगा? टी टू, टी टू में कितना है? फोर टी, ये आ जाएगा। ये किसके बराबर आएगा? पी तो सेम ही आएगा, तो इसको पी फाइनल मानते हैं, पी फाइनल मानते हैं। इंटू वी वन की जगह में कितना बनेगा? टू वी अपॉन टी वन डैश की जगह में कितना बनेगा? टू टी रहा प्लस इसमें पी फाइनल, तो पी फाइनल आएगा, ये निकालना है। वी टू की जगह में क्या पुट करेंगे? वी टू जगह वी पुट करेंगे अपॉन फोर टी से फाइव टी हो गया ना, ये फाइव टी हो गया। बस सॉल्व करो और निकालो। तेरे को इतना गर्मी लग रहा? सॉक्स पहने? आपका नाम क्या है? क्या नाम है? वैष्णव, बस खुद का स्कूटी है? किसी को कहीं पर जाना तो इसकी जगह घूम के जा सकते हो। खुद स्कूटी लेके आते डायरेक्टली हो। और कौन लेके आ रहे? साइराज आप भी स्कूटी लेके आते हो? आप बाइक लेके आते हो? फोर व्हीलर? चल चल के आते हो? और ये थ्री व्हीलर है क्या? दिपात पशु। कितना आ रहा है पी का वैल्यू? 5p/4 ना? ठीक है, जो भी आएगा। मतलब खतरनाक सवाल होता है इसे, खूंखार सवाल है ये। एक्सट्रीम लेवल तक आता है इसे, बाकी और कुछ नहीं। चलो, तो पी का वैल्यू कितना आ रहा है? 5p/4 आ रहा है, ऐसे उनका बोलना है। तो आप चेक कीजिएगा, मुझे नहीं पता। 5p/4 आएगा, वो आप चेक करके बताएगा मुझे बाद में। आगे लिखिए एजम्पशंस। हम केटीजी पंटा में कुछ एजम्पशंस लेते हैं। प्रबत लिखो। 6 एजम्पशंस होते हैं। धीरे धीरे करके एक एक समझते हैं, एक एक एजम्पशंस। लिखो पहला एजम्पशन। 3p/2 आ रहा है क्या? 5p/4 बोल रहा हूँ। 5p/4 आ रहा है, आपका 3 आ रहा है। इतना आंसर है, एक अलग अलग कैसे आ सकता है? अरे आपको मैच नहीं आ रहा? हाँ, 5p/4 बोल रहे हैं। ये बोल रहे सर मेरा बगल वाला कार्ड है, क्योंकि उसने तेरे से उठा उतारा है। नहीं? तो फिर दोनों एक ही गलती किए होंगे।
5/4। अरे पी आएगा ना, पी कहाँ जाएगा? 5p/4। चलिए, ज्यादा बच्चों का 5p/4। हैंस कंक्लूडेड अगेन। बार बार एक ही सत्य को दोहरा रहे कि हमें मैथ्स नहीं आते हैं। हमें भांगड़ो। अरे जेई में क्या है, ये एक एडी सब्सट्रैक्शन नहीं आता है? वो कभी कभी करता हूँ, हमेशा नहीं करता हूँ। ये कभी कभी होता होगा ना कि मैथ्स नहीं आता है, इनको बहुत समय देना पड़ता है। अब मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, मैं ना जेईएफटी वेट नहीं करता हूँ इसको रिजल्ट निकालने के लिए। एक ने निकाल दिया, बोला इसको सॉल्व करने से 5/4, कुछ बच्चे निकाल दिया, चलो आगे बढ़ो। अभी ये थोड़ा सिखा हुआ बैठ के मैंने। आगे लगाए जम्पशंस। अरे ऑब्वियस वाला बात है। हाँ वही जो ये चैप्टर है जो सुन। लिखो, ए गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल। ए गैस कंसिस्ट ऑफ, नहीं मतलब, ये मैं समझता हूँ कि आपको मैथ्स नहीं आता है, पर इतना भी नहीं आना, मतलब ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया आपको लग रहा है? नहीं मतलब ये बताओ मुझे, इधर ज्यादा नहीं हो गया आपको लग? व्हाट इज एक्सेप्शन? इसमें कौन सा एक्सेप्शन चाहिए बस? तो नीट, नीट मतलब ऐसे तो नहीं कि आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आएगा, वो भी मैं सिखाऊं बेट। A gas consists of large number of identical tiny molecules. A gas consists of a gas consists of large number of identical large number of identical and tiny molecules. Large number of identical and tiny molecules moving randomly in all direction. Moving randomly in all direction. अगला पॉइंट। The size of a molecule is small. The size of a molecule is small as compared to the size of vessel. The size of a molecule is small as compared to size of vessel. As compared to size of vessel and average distance between molecules. And average distance between molecules. तीसरा point. Motion of molecule is random. Motion of molecule is random. I dot E dot, that is I dot E dot, that is है ना, उसका मतलब है that is है, ठीक है ना? I dot E dot, center of mass is at rest. Center of mass is at rest in vessel frame. COM is at rest in vessel frame. Fourth वाला point. The molecule exert no force. The molecule exert no force on each other. The molecule exert no force on each other. मैं डेली नहीं बोलता हूँ, जैसे कभी कभी मान लो उन लोगों को मैथ्स नहीं आया तो मैं कभी कभी बोलता हूँ, अरे नालायक हो आप लोग, तो नीट कैसे हो गए? ऐसे कभी बोलता हूँ, पर ऐसे कभी नहीं बोलता हूँ, मतलब हमेशा ऐसे नहीं कि आज से यही बात करेंगे बस, है ऐसे कुछ जानबूझ के नहीं करता हूँ। है कुछ काम ना नहीं क्या? द मॉलिक्यूल exert no force on each other, comma, on the wall of container. The molecule exert no force on each other, comma, on the wall of container except during collision. Except during, except एक्सेप्ट बोलते हैं हाँ, मतलब अलावा, एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। अगला पॉइंट।
ऑल कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। फिफ्थ पॉइंट है, ऑल कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। सिक्स्थ पॉइंट है, मॉलिक्यूल ऑफ ए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मॉलिक्यूल्स ऑफ ए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये सारे एजम्पशंस प्रैक्टिकली संभव नहीं है, परंतु इसको नहीं लेके हम सवाल नहीं कर सकते। समझ गए ना? मतलब अभी जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो गलत पढ़ रहे हैं, बस वही एग्जैक्टली यही चीज है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बात सच है। मैं अभी आपको प्रूव करता हूँ कि क्यों गलत है ये सब चीजें, ठीक है ना? पर हमें इसको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं मानते एक्चुअली। फिर भी हम क्या कर सकते हैं बताओ? प्रूव तो करना ही है अपने को ये। चलिए पहला पहला पॉइंट पढ़िए। पहला पॉइंट क्या है? क्या बोलते हैं? मान चलो आपके पास वेसल है, इस वेसल में मैंने मान चलो कुछ हीलियम गैस रखा, कुछ जेनन गैस रखा, कुछ मान लो आर्गन गैस रखा। इनमें से सबसे बड़ा वाला मॉलिक्यूल क्या होगा? अरे केमिस्ट्री में पढ़े होगे ना, सारे गैसेस वगैरह होते हैं, जेनन भी गैस होते हैं। इसमें सबसे बड़ा वाला मॉलिक्यूल कौन सा होगा? जेनन। पर हम केटीजे मानेंगे सबका साइज सेम है, ठीक है? इसलिए बोला ना सब आइडेंटिकल है। हाँ मासेस अलग अलग हो सकते हैं, पर तो सबका रेडियस सबका साइज क्या है? सेम ही है। मतलब ये भी क्या है? ये हीलियम भी तुचुक, आर्गन भी तुचुक, जीनन भी तुचुक, सबका सेम है ना? क्या लिखा है? सबका आइडेंटिकल है। और कौन सा है? मूविंग रैंडमली। रैंडमली मतलब क्या है? मतलब कोई किधर कोई किधर कोई किधर कोई किधर, ऐसे ऐसे ना, ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। कोई इधर है ना, ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। इस प्रकार के जो मोशन होता है, इस प्रकार के मोशन को हम लोग ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। कौन सा मोशन बोलते हैं? कौन सा मोशन बोलते हैं इसको? ब्राउनियन। इनफैक्ट पता है आपको, ये जो ऐसे हमारे जो एटमोसफेयर में ये सारे जो मॉलिक्यूल्स वगैरह सब भाग रहे हैं ना, भाग रहे हैं। तो जैसे भाग रहे हैं ऐसे, कहीं कहीं किधर कोई किधर जा रहा है। उनका स्पीड पता है कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? फिर भी बताओ कितना होगा स्पीड ऐसे? 100 मीटर पर सेकेंड? बहुत ज्यादा होगा। कितना? 1000 किलोमीटर पर सेकेंड? कितना होगा फिर भी? लाख किलोमीटर पर सेकेंड? ज्यादा मतलब फिर भी कितना होगा, मैं पूछ रहा हूँ। ये ऐसे हाथ घुमा रहे हैं, जा रहे हैं क्या? करीबन 4 से 5 किलोमीटर पर सेकंड होता है। किलोमीटर पर सेकंड मतलब आप पलक झपकते ही ये वाला पार्टिकल 4 किलोमीटर चला गया। ऐसे होता है क्या? ऐसे इसलिए नहीं होता है क्योंकि जाने में धक्का मुक्का खा भी तो रहा होगा। पर जैसे मतलब ये वाला मॉलिक्यूल धक्का खा रहा है, सब धक्का मुक्का खा के उधर रहते हैं, आसपास में से रहते हैं ना, नहीं? इसलिए कि सोचो देखो, हवा अगर 4 किलोमीटर पर सेकंड बहे तो क्या होता है हमारा? हम तो ऐसे ही मतलब बस खत्म का है। तो फिर वो दिखते नहीं, हमें हमें दिख ही नहीं रहे ना, दिख ही नहीं रहे। बहुत छोटा मोलिकुल्स है, पता भी नहीं चलता एक्चुअली। और उनका स्पीड फास्ट होने के बाद भी उनका मोमेंटम बहुत कम होता है, क्योंकि मास ही बहुत कम होता है उनका। क्योंकि हमें मैटर क्या करता है? मोमेंटम मैटर करता है, स्पीड मैटर करता है? मोमेंटम मैटर करता है। हमें कितना धक्का मारेगा कौन डिसाइड करेगा? मोमेंटम या स्पीड? मोमेंटम। मतलब उसका मास भी तो मैटर करे ना, मास बहुत छोटा है इसलिए पता नहीं चलता है, परंतु उसका स्पीड कितना होता है? 4 किलोमीटर पर सेकंड का होता है। इनफैक्ट पता है आपको, इसी की वजह से ना अर्थ पे ना एटमोस्फेयर है, पर मून पे एटमोस्फेयर नहीं है। वैसे हम ग्रेविटी चैप्टर पढ़ेंगे, पर बात आए तो कर लेते हैं एक बार। आपको पता है हमारा अर्थ का एस्केप वेलोसिटी कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। हाँ 11 पॉइंट, हाँ 11.2 सर, 11 पॉइंट। अब तो याद ही आ जाएगा पक्का। मतलब अगर कोई पार्टिकल, अगर सृष्टि को मुझे भेजना है, अगर इधर से स्पेस भेजना है, तो मैं किससे फेंकूं उसको? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अगर फेंक दूंगा तो वापस नहीं आने वाला सृष्टि। धरती के ऊपर एक बोझ खत्म हो गया। अच्छा अब होता क्या है ना एक्चुअली में, जो यही यही चीज है ना, यही चीज अगर मून केस में देखेंगे, तो मून का जो एस्केप स्पीड ना 3.08 किलोमीटर पर सेकंड होता है एक्चुअली में, ठीक है ना? अब होता क्या है, जो हमारे नॉर्मल जो एटमॉस्फेयर में जो मतलब टेम्परेचर में जो पार्टिकुलर स्पीड होता है, वो स्पीड कितना होता है ना? वो स्पीड लगभग मैंने क्या बोला, 4 किलोमीटर पर सेकंड से 5 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स कितने जाने के लिए कोशिश कर रहे होंगे? 4 या 5 किलोमीटर पर सेकंड में जाने के लिए कोशिश कर रहे होंगे। जबकि एस्केप स्पीड कितना है? 11.2। तो धरती मान लो शांत बट। तो इसलिए वो जाता तो है पर जा नहीं पाता है, क्योंकि जाता कितना है? 5 में। वो धरती माँ को मतलब निकलने के लिए कितना चाहिए? 11 चाहिए, वो है नहीं। मून पे निकलने के लिए कितना चाहिए? 3.08। और मॉलिक्यूल का स्पीड कितना है? 5। इसलिए बोलते हैं हाँ बाय बाय। इसलिए उसमें एटमोस्फेयर नहीं है। तो सोचिए देखो, हमारा एटमोस्फेयर अर्थ में है, वो भी किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से।
ठीक है ना, खैर छोड़िए आगे बढ़ते हैं। तो उसको ब्राउनियन मोशन बोलते हैं, उनका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। अगला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। मंजे का है, मंजे जैसे जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल ये क्लोज्ड वेसल है आपके पास। ये क्लोज वेसल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है ना, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर वैसे तो अगर हम देखें कि इन इनका जो अगर मैं पूछूं कि बताओ ये मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना है, हम जो कैलकुलेट करते हैं पीवी इक्वल एनआरटी में, उस वॉल्यूम हम कौन सा वॉल्यूम लेंगे? ये सारे मॉलिक्यूल का वॉल्यूम लेंगे या फिर ये वेसल का वॉल्यूम लेंगे? वेसल का वॉल्यूम लेंगे ना, जिस वेसल है। अगर इतना ही मॉलिक्यूल्स को अगर बड़ा वाला वेसल में रखूंगा तो उसका सारे के सारे मतलब मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना आ गया, बड़ा वाला वेसल का वॉल्यूम आ जाएगा, राइट। परंतु बात ये है कि कुछ इस प्रकार के ये सारे मॉलिक्यूल्स को अगर मैंने ऐसे घुमा मतलब ऐसे बुला बुला के कोपचे में रख लूंगा ना ऐसे, तो पता है ये सबको मिला के ना इतना भी नहीं होगा। मतलब इन सबको मिला के जो वॉल्यूम होगा ना, दैट वॉल्यूम इज वेरी 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 लेस देन इस कंटेनर का वॉल्यूम। मतलब आप ऐसे मानो कि वो लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मतलब वॉल्यूम ही नहीं है उनका। तो मुझे बताइए, मैं अगर पूछूं सिर्फ कि ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो नंबर डेंसिटी, इसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी, डी एन अपॉन डीवी, ये इनका ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। मतलब सोच के देखो ना, इतना बड़ा वॉल्यूम में ये जो एन क्या होता है, बहुत ही थोड़ा होना चाहिए बस। मतलब वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और पार्टिकल कितना होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। इनके इस वॉल्यूम के कंपैरिजन में इनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मान लो चलो ये अगर ऐसे 10 लीटर का होगा और ये सारे मॉलिक्यूल्स मिला के एक्चुअल वॉल्यूम जो वो लोग मतलब ऐसे रखे हैं ना, एक्चुअल वॉल्यूम वो ऐसे 0.00000000001 लीटर का लिए होंगे ऐसे। समझे ना, ये हम एज्यूम करके चलेंगे। तो बताइए नंबर डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? कम होना चाहिए ना, कम होना चाहिए। इनफैक्ट देखो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है, पता होगा आपको। तो पीवी इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम लोग, एन के जगह में क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ टोटल, ये पता ना, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। और ये क्या बनेगा, एवोगाड्रो नंबर, आर टी। आर अपन एन कितना होता है, के होता है ना, इसके बारे में पता है। खेल छोड़ो, इसको ऐसे रखते हैं। एक काम करते हैं, इस चीज को ना, ये पी को ऐसे ले आते हैं, एन ए को इधर ले आते हैं, और आर टी को नीचे ले आता है ना। इक्वल टू कितना बनेगा, एन अपन वी आएगा, दिख रहा है आपको, एन अपन वी। ये क्या है, नंबर डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी। ये कम होने ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसके लिए प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। टेम्परेचर क्या ज्यादा होना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं आइडियल गैस। सब मतलब बहुत सारी चीजें इंटरग्रेटेड होता है एक्चुअली, बहुत सारी चीजें। तो इसी क्योंकि ये वाला डेंसिटी बहुत कम होना चाहिए इनका कंपैरिजन में, ये वाला वॉल्यूम बहुत ज्यादा होना चाहिए। उसी की वजह से प्रेशर कम होना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए ना, इसलिए बोलते हैं आइडियल गैस इज एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्पर सॉरी लो प्रेशर एट हाई टेम्परेचर ना, वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगला स्टेटमेंट पढ़ो क्या है। इसका मतलब क्या है ना, जैसे मान लो ये ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, कोई किधर कोई किधर कोई किधर कोई किधर कोई किधर कोई किधर ऐसे जा रहे हैं। इन सब का अगर एम इंटू वी वन, एम टू इंटू वी टू, एम टू इंटू वी थ्री अगर निकालूंगा, तो इसका जो वी सी एम कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब ऐसा होता है क्या, ये लोग मोशन वाले से वैसे ऐसे ऐसे चलता रहता है, ऐसे चलता रहता है, ऐसा होता है क्या कि भाई पार्टिकल्स अंदर चल रहे हैं तो घूमते चलो घूमते चलो ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। तो वेसल्स के फिर वेसल कहाँ पर आपका रेस्ट में रहते हैं। मतलब वीसीएम कितना होगा, जीरो होगा। नेट मोमेंटम ऑफ सिस्टम कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। समझ गए ना, सिंपल बात है। नेक्स्ट। मतलब मान चलो इधर एक मॉलिक्यूल है, इधर मॉलिक्यूल है, तो क्या होता है ना, इनके अंदर ये इसको खींचातानी नहीं करता है, ऐसा संभव नहीं है। हर एक पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्शन फोर्स या फिर रिपल्सन फोर्स रखते हैं। इनफैक्ट इसका बोलने का मतलब है, अगर इस वेसल के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो भी ये आपस में क्या नहीं कर रहे होंगे, अट्रैक्शन नहीं कर रहे होंगे, ना ही रिपल्सन कर रहे होंगे। ये प्रैक्टिकली संभव है क्या, नहीं है। केटीजी पढ़ने के टाइम पे हम सोचेंगे कि इन दोनों के अंदर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सेप्ट जब दोनों धक्का खा रहे हैं बस। धक्का खाएंगे तो कुछ समय के लिए थोड़ा है ना, बहुत ही मिली सेकंड या माइक्रो सेकंड के लिए इनके अंदर कुछ तो एक मतलब से नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा, दैट्स ऑल, खत्म कहानी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये बोल रहा है कि अगर इंटरनल फोर्स है ही नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, जीरो आएगा। मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम कहीं पर भी पोटेंशियल एनर्जी को कंसिडर नहीं करेंगे। अगर हमें कोई पूछा कि बताओ इन सिस्टम का टोटल एनर्जी कितना है, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू कितना बनेगा, पोटेंशियल प्लस बनेगा काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, जीरो आएगा। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, कौन सा केस में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में।
सारे के सारे को इंटरनल फोर्सेस को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। गैसेस के अंदर इंटरनल फोर्स को कितना कंसिडर करते हैं? जीरो कंसिडर करते हैं। मतलब इसका मोशन ये इफेक्ट नहीं करेगा जब तक इनके अंदर कोलिजन ना होता है। बांगड़ो, क्या थ्योरी गैसेस में पोटेंशियल एनर्जी का एग्जिस्टेंस, क्योंकि उनके अंदर इंटरनल फोर्स। अच्छा, सिर्फ ऐसे नहीं कि दो मॉलिक्यूल्स के अंदर, ये जो मॉलिक्यूल और दीवार, ऐसे नहीं कि दीवार उसको खींच रहा होगा आजा आजा, या फिर बोले जा 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 जा। ये सिर्फ तभी कर सकता है कब, ये ऐसे घूमते घूमते उधर टक्कर खाए और ऐसे खा के आया, उस टाइम के लिए सिर्फ वैलिड होता है कि टक्कर खाए। कोलिजन के टाइम में जो फोर्स लगा लगा, बाकी टाइम में कोई फोर्स, मतलब बाकी टाइम में इंटरनल फोर्स कितना है? जीरो। इंटरनल फोर्स जीरो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। इसलिए टोटल एनर्जी किसके बराबर आएगा? काइनेटिक एनर्जी वर्क, और पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा? जीरो आएगा। कोई दिक्कत वाली बात? नेक्स्ट पॉइंट। सारे कॉलिजन्स क्या होते हैं? इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक मतलब कहीं पर भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। ये आपस में धक्का मारेंगे तो भी एनर्जी लॉस नहीं होगा, ये इसके दीवार धक्का मारे तो भी एनर्जी लॉस नहीं होते। समझ गए आप लोग? चलिए नेक्स्ट आगे लिखो। बोल दिया मैंने। लिखो लिखो। हाँ हाँ, समझ गया हम। अच्छा लिखो। तीन स्पीड होता है, लिखो। एक वी आर एम एस, वी एवरेज एंड वी एम पी। मोस्ट प्रोबेबल। वी एवरेज, सॉरी पहले लिखो वी आर एम एस, इसको अच्छे से लिखते हैं। वी आर एम एस, वी आर एम एस, वी एवरेज एंड वी मोस्ट प्रोबेबल। ऐसे। वी आर एम एस का होता है, समझिए। क्या करो, पानी थोड़ा बना लो, गैस है। ठीक है। वी आर एम एस क्या होता है? देखो वी आर एम एस क्या होता है? वी आर एम एस है तो है कि रूट मीन स्क्वायर। नाम तो सुने होगा अपने केमिस्ट्री में, है ना? नहीं सुना आपने? रूट मीन स्क्वायर। अच्छा ठीक है। मान चलो हमारे पास पांच पार्टिकल है, और पांच पार्टिकल कोई किधर कोई किधर कोई किधर ऐसे जा रहे हैं ना, ऐसे जा रहे हैं। मतलब V1, ये V2 और ये V3 है, ये आपका V4 है और ये आपका V5 है। गैस लो में से कुछ नहीं बताया आपको? ठीक है। रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन किसका मीन? स्क्वायर का मीन। ऐसे V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस आएगा V4 स्क्वायर प्लस आएगा मान लो V5 स्क्वायर। अभी हम पांच, क्या लिख रहा हूँ मैं, पांच पार्टिकल है, पांच पार्टिकल मान चलो ना, पांच पार्टिकल है। V4 स्क्वायर प्लस V5 स्क्वायर अपन कितना मीन लेने के लिए क्या पुट करते हैं? अपन 5। दिस इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर, है ना? ये V स्पीड है, वेलोसिटी है, स्पीड है। क्या है ये? स्पीड है। V एवरेज का मतलब क्या है? V एवरेज का मतलब है एवरेज। तो कितना आएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस आता है V5 अपन कितना आता है? 5। आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ, पता नहीं मुझे। सही है। सही है। ये सारे क्या एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी है? एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? जीरो आएगा। अरे VCM जीरो है ना, तो एवरेज स्पीड तो वैसे भी जीरो आने वाला है ना। ये सारे ऐसे, बिकॉज एवरेज वेलोसिटी इज जीरो, दिस इज एवरेज स्पीड, ये सारे ऐसे वेलोसिटी का माइग्नीट्यूड है, ऐसे सोचो ना, इसे माइंड वेलोसिटी का माइग्नीट्यूड है ये सब चीजें। दिस इज माइग्नीट्यूड। क्यों? बिकॉज एवरेज वेलोसिटी, क्या लिखेंगे? एवरेज जो वेलोसिटी वो तो कितना आता है? वो आपका जीरो आता है। VMP, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। लिखो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का डेफिनेशन लिखो, उसका डेफिनेशन लिखो बस। मोस्ट प्रोबेबल का ऐसा कुछ न्यूमेरिकल चीजें नहीं है, बस उसको लिखो। द स्पीड कंटेन्ड बाय, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का डेफिनेशन लिखो। द स्पीड कंटेन्ड बाय मोस्ट पार्टिकल्स, द स्पीड contained by most particle, the speed
कंटेन्ड बाय मोस्ट पार्टिकल्स, उसको बोलते हैं मोस्ट ट्रैवल स्पीड। म्हणजे काय? देखो समझो, मान चलो इधर एक पार्टिकल है, ये मान चलो 1 मीटर पर सेकंड में चल रहा है, ये मान चलो आपका 1 मीटर पर सेकंड में चल रहा है, ये मान चलो आपका 2 मीटर पर सेकंड में चल रहा है, ये भी आपका 2 मीटर पर सेकंड में चल रहा है, ये भी आपका 2 मीटर पर सेकंड में चल रहा है। बाकी और एक पार्टिकल है जो कि 3 मीटर पर सेकंड में चल रहा है, और एक पार्टिकल है जो कि 4 मीटर पर सेकंड में चल रहा है, और एक पार्टिकल है जो कि 5 मीटर पर सेकंड में चल रहा है। तो मुझे बताइए इसमें इतने जितने सारे पार्टिकल्स हैं, इसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगा? कोई एक स्पीड, 2 मीटर पर सेकंड ना, क्योंकि 2 मीटर पर सेकंड ज्यादा पार्टिकल्स के हैं, है ना, उसी को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। समझ गए ना आप लोग? अच्छा, इन तीनों का ना एक फॉर्मूला होता है। क्या क्या फॉर्मूला होता है? इसको याद रखना है ना, वी आर एम एस, वी एवरेज एंड वी मोस्ट प्रोबेबल। इनका कुछ फॉर्मूला होता है। वी आर एस वाला बहुत बार काम आता है, इसलिए मुझे याद है, 3 RT आपको नेम होता है। इनका इतना काम नहीं आता, इसलिए मुझे याद नहीं हो, देखना पड़ेगा। वी एवरेज का फॉर्मूला होता है 8 RT अपन आता है, एम का अंडर रूट आता है। और जो वी एम पी होता है, ये आता है 2 RT अपन एम आता है। सर्दी होने के बाद क्या करना चाहिए? बोले नाक से ऐसे पूरा कंटिन्यूअसली आंसू गिर रहा है। हाँ, रेस्ट किया पर नींद नहीं आ रहा था। कल रात को मैं कितना बार उठा? 5? हाँ, गर्म पानी। अच्छा, विक्स डाल के गर्म पानी करके पीना है? हाँ, टॉयलेट ऊपर रखने का? अच्छा, टॉवेल टॉवेल, ओके। छी 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 छी। नहीं सृष्टि ऐसे, नहीं सृष्टि कुछ भी बोल सकती है। कृष्णा, बोलने वाला कुछ भी बोले। है? सुनने वालों को अच्छा सुना देना चाहिए बस, है? अच्छा, सुना अभी। जैसे देखो बहुत बार ना, ये वी एवरेज वी एम पी कुछ काम का नहीं होता है, वी आर एम एस ही काम का होता है ना, वो इम्पोर्टेंट 3 RT अपॉन एम, उसका ध्यान रखना। ये पाई एम था, मुझे लग रहा है 8 RT अपन पाई एम था। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, पाई एम था। इसको पाई एम लिखो, पाई एम। अच्छा, अब सुनो, एक होता है ना मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, हमारे सिलेबस में नहीं है पर जान के रखो बस। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हाँ। हाँ। अच्छा, एम मॉलिक्यूलर मास है, और कौन सा मास है? अच्छा, एम हर जगह क्या है? मॉलिक्यूलर मास है ना, टी क्या है? टी आपका टेम्परेचर है, टी आपका टेम्परेचर है ऐसे। ठीक है, मुझे बताइए, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ग्राफ बनाया, पता है कौन सा ग्राफ बनाया? ये डीएन अपॉन डीवी, डीएन अपॉन डीवी मतलब नंबर डेंसिटी। डीएन अपॉन डीवी क्या होता है? नंबर डेंसिटी, बता रहा था ना आपको। निकल गया। ठीक है, तो उन्होंने ग्राफ करके देखे कि क्या होता है ना, कि जैसे जैसे हम लोग कुछ ऐसे प्रकरण को ग्राफ दिखा, ऐसे ग्राफ कहीं पर देखे थे क्या, लग रहा है ना? कहाँ पर देखे थे? स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, है ना? तो ये डीएन अपॉन डीवी क्या बोलता है? वो बोलता है कि एक वी से लेके डीवी तक, मतलब ये वाला पॉइंट अगर वी हुआ, या अगर वी प्लस डीवी हुआ, इसके इतने जगह में कितने अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। जैसे मैं आपको बोल रहा था कि जैसे मान लो ये वाला एक घर है ना, घर में, इस घर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे नहीं होंगे? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। उनका कोई स्पीड होगा नहीं होगा? होगा। जैसे मान चलो मैंने बोला कि 11 सेंटीमीटर पर सेकेंड से लेके 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड में जिनका स्पीड है, ऐसे कितना पार्टिकल्स है बताओ, तो क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे ना, ये बोलेंगे। समझ गए ना?
ये वेलोसिटी का मतलब क्या है, ये dn अपॉन dv का मतलब है, ये अगर एरिया लेंगे, दिस एरिया विल गिव द नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग स्पीड बिटवीन v टू v प्लस dv। जैसे मान लो मुझे इधर से अगर इधर तक निकालना है कि ये सारे पार्टिकल्स निकालो जिनका स्पीड v1 से लेके v2 तक होगा, तो हमें क्या करेंगे, ये वाला एरिया निकाल देंगे आपके पास, तो सारे सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे आपके पास, है ना, ऐसे आ जाएंगे। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं आपको पूछूं कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सा होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन कौन ज्यादा है, यही वाला ना, दिस विल गिव द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, दिस विल गिव vmp। ये स्पीड मैक्सिमम नहीं है, ये वो स्पीड है जो मैक्सिमम पार्टिकल के पास है। एक बार फिर से ना, एक बार फिर से, ये मैक्सिमम स्पीड नहीं है, ये वो स्पीड है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास है। अरे जनता, इसका वैल्यू कितना आएगा, ये आपका वीएमपी ना, दिस इज वीएमपी। तो मुझे बताइए, ये वी आर एम एस वी एवरेज में कौन बड़ा कौन छोटा, मतलब वी आर एम एस कहाँ, अच्छा टू आर टी ना, तो आर टी अपन एम तो समय कॉमन आ जाएगा, ये कितना आ रहा है यार, √2 आ रहा है, √2 आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 8/पाई का अंडर रूट, ये कितना आ रहा है, √3 आ रहा है। चेक करो 8/पाई मतलब किसके आसपास आ जाएगा, 8/3.14, 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा ऐसे, इसका मतलब आ, ये सब छोटा है ना, वीएमपी छोटा छोटा है। उसके बाद एवरेज और आरएमएस कौन पहले आएगा, एवरेज पहले आएगा ना, तो इधर कहीं पर क्या आएंगे आपका, वी एवरेज बनेंगे, और इधर कहीं पर क्या आएंगे, वी आरएमएस आएंगे। सही है ना, हाँ, लिखो तो फिर इसको। जा रहा है कैसे कैसे कर क्या कर सकते, जसतस्त, क्या असतस्त, जसतस्त मतलब, नहीं जसतस्त कुछ नहीं होता है क्या, मैं पूछ रहा हूँ। टाइम हो गया क्या, ओ कृष्णा, अरे मुझे बोल, ठीक है ठीक है, आपके लिए असाइनमेंट, बोलना चाहिए ना। ठीक है, मतलब इसके मतलब क्वेश्चन कुछ, अच्छा बहुत सारे लेक्चर सुना दिया ना आपको आज। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको ये जाएगा, ठीक है। आज आप एक काम करो, ये पढ़ो सब चीजें, क्या बोलता है आपका जो भी, दिशा एक्सट्रा वर्ब अक्सर क्वेश्चन सॉल्व करो। अगले जब में केटीजी तो आएंगे सिर्फ, तो ये हम कल खत्म करेंगे ये वाला स्पीड वगैरह में, पर कल बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे आपको सॉल्व करने को। मोस्टली परसों तक हो जाएगा ये वाला चैप्टर। तो अगले मतलब आज कौन सा, आज मंगलवार है क्या, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, हाँ फ्राइडे तक हो जाएगा मोस्टली अगले चैप्टर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।